गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज बुक के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे वह है लैंगिक असमानता के प्रमुख कारक। तो इससे पूर्व कल के वीडियो में हमने लैंगिक असमानता का अर्थ, परिभाषा और इसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैं आज फिर एक बार संक्षेप में लैंगिक असमानता का अर्थ और इसके क्षेत्र के बारे में संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही बनाया है और जिससे कि सृष्टि जो निर्माण का कार्य आरंभ हो सके। तो इस प्रकार ईश्वर की दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। प्राकृतिक जन्य अवस्था के कारण ही जो स्त्री है गर्भ धारण कर सकती है तथा वह बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इस प्रकार समाज में स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल में भी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जो स्त्रियां थीं पुरुषों के समान सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, लेकिन लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते और रूढ़िवादी धारणा के परिणाम स्वरूप हमारे समाज के अंदर मानव जन्य जो क्रिया है अर्थात स्त्रियों के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण उनकी जो दशा है काफ़ी खराब है। चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, परिवार और समाज दोनों में ही स्त्रियों को अनेक प्रकार के शोषण सहन करने पड़ते हैं, अपमानित होना पड़ता है और उसके साथ समाज के अंदर कई तरह का भेदभाव किया जाता है। क्योंकि जो पुरुष है वो अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को निम्न और कमज़ोर समझ लेता है तथा उसे अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है और उसका जो कार्य है घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना, इसके अलावा सास ससुर की सेवा करना आदि जो कार्य हैं उसके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। जबकि जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो पुरुष ने अपने कंधों पर उठा ली है। तो इस प्रकार जो पुरुष है समाज के अंदर स्त्रियों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। इसके कारण समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो निम्न बन जाती है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण समाज में अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं। विधवा पुनर्विवाह का अभाव, इसके अलावा पुत्र पुत्री में किया जाना भेदभाव आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण समाज में लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है तथा स्त्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार स्त्रियों का जो शोषण है या जो उनका अपमान होता है वो केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं होता, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में आज लैंगिक विभेद की स्थिति देखने को मिलती है। तो लैंगिक विभेद के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विभेद, आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विभेद, इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और फिर खेल के क्षेत्र में जो है लैंगिक विभेद देखने को मिलता है। अब समाज के अंदर भी लैंगिक विभेद की धारणा प्रचलित है।
जैसे कि भारतीय समाज में महिलाओं को घर गृहस्थी कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है और जो पुरुष हैं वो आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष है वो महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है स्त्रियों को नहीं दिए जाते, अर्थात एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था नहीं है, जबकि इसके लिए प्रावधान बना हुआ है, लेकिन फिर भी वेतन को लेकर स्त्री और पुरुषों के मध्य भेदभाव किया जाता है आर्थिक क्षेत्र में। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्रियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट कम दी जाती है। पुरुषों का वर्चस्व इसमें राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रहता है और महिलाओं को प्रमुख दल के पदों पर भी नियुक्ति प्रदान उनको नहीं दी जाती। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश मुश्किल से होता है, अगर हो भी जाता है तो उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। तो यह विडंबना ही कह सकते हैं कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय श्रीमान APJ अब्दुल कलाम के नाम से तो परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से हम लोग परिचित बहुत कम हैं। तो इस प्रकार समाज के अंदर पुरुषों का वर्चस्व ही स्थापित रहता है और स्त्रियों की जो भूमिका है वो भी गौण हो जाती है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में जैसा कि कल बताया था आपको कि इसमें अभिनेताओं को अभिनेत्रियों की तुलना में जो वेतन अधिक मिलता है, इसके अलावा पुरुष प्रधान फिल्में अधिक बनाई जाती हैं, महिला प्रधान फिल्में बहुत कम बन पाती हैं और महिलाओं को केवल नाच गाने में, नृत्य में और अंग प्रदर्शन करने के लिए ही उनको उपयोग में लिया जाता है। महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं हैं वो पुरुषों के हिस्से में ही जाती हैं, जो स्त्रियां हैं मात्र एक कठपुतली बनकर उसमें रह जाती है। तो इस प्रकार महिलाओं का फिल्म जगत में काफ़ी शोषण देखने को मिलता है। इसी प्रकार खेल के क्षेत्र में भी स्त्री पुरुषों में भेदभाव पाया जाता है, क्योंकि खेलों में जो मिलने वाली पुरस्कार की राशि होती है तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम प्रदान की जाती है, चाहे कुश्ती हो या फिर क्रिकेट हो। हर खेल के क्षेत्र में स्त्रियों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है और पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी जो है महिलाओं के खेलों से ज़्यादा ही रहता है। तो इस प्रकार संक्षेप में लैंगिक समानता के क्षेत्र आपको फिर से बता दिए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लैंगिक असमानता के कारण, उस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। तो लैंगिक असमानता का जो कारक है नंबर 1 पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पाया जाना। तो हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रचलन रहा है, अर्थात परिवार के अंदर घर का वयोवृद्ध व्यक्ति या पुरुष ही घर का मुखिया माना जाता है। वही घर के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है और घर गृहस्थी के या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके अलावा घर के मुखिया ही अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करता है और महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने का कार्य सौंपा जाता है। उनका जो कार्य है महिलाओं का वो बच्चों को संभालना, अतिथि सत्कार करना ही रह जाता है और इस कारण वह घर की चार दीवारी में कैद हो जाती है और बाहरी क्रियाओं का संचालन पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है।
तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं की दशा खराब होने लगती है, क्योंकि वे योग्यता के अनुसार समाज में आगे बढ़ नहीं पाती, शिक्षा से वंचित रह जाती है और सारा दिन जो उसका है वो परिवार की देख रेख, बच्चों की देख रेख में ही व्यतीत हो जाता है और उसे अपना विकास करने का जो अवसर है मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण समाज के अंदर स्त्री और पुरुष में असमानता का व्यवहार किया जाता है, जो कि सही नहीं है। तो नंबर 2 है भारतीय समाज की प्राचीन मान्यताएं और परंपराओं का पाया जाना। इस प्रकार हमारे प्राचीन भारत में जो अनेक प्रकार की परंपराएं और मान्यताएं जैसा कि प्रचलित हैं, तो इसके अंतर्गत यह बताया जाता है प्राचीन मान्यताओं के अंतर्गत कि पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जबकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, और इस प्रकार पुत्र को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। श्राद्ध करना, पिंडदान करना जो कार्य हैं ये पुत्र को ही शोभा देते हैं, और स्त्रियों को जो है चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। यह अधिकार भी पुरुष वर्ग को ही सौंपा गया है। तो इस प्रकार हमारे समाज के अंदर पुत्र को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि वह मोक्ष का साधन माना जाता है और उसी से ही वंश आगे बढ़ता है। वही कुल का दीपक है, घर का चिराग है। इस कारण समाज में बेटे को तो अधिक महत्व मिलता है, तो वहीं बेटियों को महत्व कम दिया जाता है, और समाज के कई अभिभावक बेटियों को बोझ के रूप में समझते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसी प्रकार समाज में पुत्र पुत्री में भेदभाव की जो परंपरा है वो चली आ रही है, और यही कारण है कि पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। जब भी पुत्र प्राप्ति होती है तो घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, थाली बजाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसी प्रकार घर में अगर कन्या का जन्म होता है तो अभिभावकों में परिवार के अंदर एक मायूसी सी छा जाती है। जब भी बड़े होने पर वही जहाँ पुत्र अपने माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़ देता है, वहीं फिर पुत्रियां आगे आती हैं, सुख दुख में काम आती हैं। लेकिन हमारी परंपराओं में पुत्र को ही अधिक महत्व दिया गया है, जबकि पुत्र हो या पुत्री दोनों ही माता पिता के ही अंश हैं, उनकी संतान है। दोनों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन प्राचीन मान्यताओं परंपराओं के आधार पर हमारा जो समाज है वो पुरुष वर्ग को ही अधिक महत्व देता है और स्त्रियों को महत्व कम दिया जाता है। नेक्स्ट है समाज की संकीर्ण सोच। तो हमारे समाज की संकीर्ण सोच भी लैंगिक असमानता को बढ़ाने में सहायता करती है। लड़के माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, यह जो सोच है समाज के अंदर पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देती है। जबकि सत्यता तो यह है कि आज समाज में वृद्धाश्रम की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, और जो वृद्ध माता पिता हैं वो आपको वृद्धाश्रम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ये बात सही नहीं ठहरती कि वृद्धावस्था में पुत्र माता पिता की सहायता करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। तो इसी प्रकार ये बेटा ही घर का वंश चलाएगा, घर का चिराग है, बेटी को तो पराए घर जाना है। यही सोच समाज के अंदर लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बेटियां ही सुख दुख में काम आती हैं, और जब भी कोई सुख या दुख की घटना घटित होती है तो सबसे पहले बेटियां ही पहुंचती हैं
उन्हें सिर्फ अपने माता पिता का सुख चाहिए, न कि उनकी संपत्ति और जायदाद। जबकि बेटे माता पिता की संपत्ति और जायदाद को लेकर लड़ते हैं। तो इस प्रकार समाज जो है, जो संकीर्ण सोच है, वो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है और पुत्र पुत्री में भेदभाव करना सिखाती है। नेक्स्ट है जागरूकता का अभाव। तो हमारे समाज के अंदर जागरूकता का अभाव है, तो इसके कारण समाज के अंदर लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है। इसी कारण जो है लड़के लड़की की देखरेख, शिक्षा और पोषण आदि स्तरों पर आज भी भेदभाव किया जाता है तथा स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वो घर की चार दीवारी में कैद है। अर्थात आज की जो नारी है, अर्थात आज की जो नारी अशिक्षित है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती और पुरुष वर्ग के अत्याचारों को सहन करती रहती है और समाज के अंदर, परिवार के अंदर अशिक्षा के कारण ही उसे प्रताड़ित होना पड़ता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि महिला शिक्षा में वृद्धि की जाए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, जिससे कि समाज के अंदर वो अपना स्थान पुरुषों के समान हासिल कर सके। तो इस प्रकार जागरूकता के अभाव में भी हमारे समाज के अंदर लैंगिक असमानता या फिर भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है अशिक्षा। तो भारत में अशिक्षा लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारक है। यही कारण है कि हमारे समाज के अंदर आज भी लड़के को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन लड़की को महत्व नहीं दिया जाता। तो यह अशिक्षा ही है, एक अज्ञानता ही है, जहाँ पुत्र को महत्व दे दिया जाता है और पुत्री को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि घर के अंदर दोनों का ही होना जरूरी है। दोनों का होने पर ही परिवार पूर्ण बनता है। बेटी के कदम जब घर पर पड़ते हैं तो उस घर में समृद्धि, खुशहाली आती है। वैदिक काल में भी कहा गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारियों की इज्जत होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन अशिक्षा के कारण जो माता पिता हैं वो अपने पुत्र पुत्री में भेदभाव करते हैं और यही कारण है कि पुत्र की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है, जबकि बेटी को पराया धन मानकर उस पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार अशिक्षा के कारण भी समाज के अंदर जो लैंगिक असमानता है वो बनी हुई है। तो आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और इसके लिए बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए और माता पिता को भी इस बात का महत्व बताया जाए कि जितना महत्व हमारे समाज में पुत्र का है उतना ही पुत्रियों का है। सुख दुख में बेटी काम आती है, वहीं जो बेटा है वो छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी। तो आर्थिक तंगी भी समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि आर्थिक तंगी से ग्रसित परिवारों की जो संख्या है हमारे समाज में ज़्यादा है। तो आर्थिक तंगी से कई लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि गरीबी जो है सभी समस्याओं की जड़ मानी गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात जिन परिवारों की आय कम है और पुत्र पुत्रियां जिस घर में हों, तो उस घर में आय कम होने के कारण पुत्र की शिक्षा को तो महत्व दे दिया जाता है, लेकिन पुत्री की शिक्षा को महत्व प्रदान नहीं किया जाता, जिसके कारण बालिका जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाती है और वह अपने अधिकारों से परिचित नहीं हो पाती, जिसके कारण घर, परिवार और समाज के अंदर उसका शोषण होता है, उसका अपमान होता है और तरह तरह से उसे प्रताड़ित होना पड़ता है।
इसी प्रकार नेक्स्ट है सरकार की उदासीनता। तो इसी प्रकार सरकारी उदासीनता भी समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, जो कि एक जघन्य अपराध है, लेकिन अभिभावक पुत्र प्राप्ति की इच्छा में गर्भ के अंदर ही कन्याओं की हत्या करवा देता है, जबकि इसके विरुद्ध एक्ट पारित किया गया है, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम बनाया गया है, जिसके अनुसार कन्या की भ्रूण में हत्या करना एक जघन्य अपराध है और उसके लिए 5 से 10 वर्ष का कारावास और आर्थिक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ही अभिभावक और चिकित्सक जो हैं वो अपराध करने के बावजूद भी बच जाते हैं, और यही कारण है कि कुछ धन के लालच में जो चिकित्सक हैं वो कन्याओं की भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं और अभिभावक भी कन्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो सरकार की उदासीनता ही है जिसके कारण ये अपराधी पकड़ में नहीं आ पाते, अगर आ भी जाते हैं तो रिश्वत देकर छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो समस्या है वो समाज में बनी हुई है। तो सरकार की उदासीनता भी समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रथाएं जो हैं हमारे समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव बढ़ाती हैं। तो जैसे कि यज्ञ, हवन और अनेक धार्मिक संस्कारों का जो आयोजन है वो जब किया जाता है तो उसमें पुरुष वर्ग को ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। कुछ कार्यों में स्त्रियों के करने के लिए प्रतिबंध है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान समाज बन जाता है और स्त्रियों का जो स्थान है फिर वो गौण हो जाता है। तो भारतीय समाज के अंदर 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिकतर इन संस्कारों को पुरुष ही संपन्न कर सकता है और स्त्रियों को इन संस्कारों से वंचित रखा गया है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक कुप्रथाएं जो कि समाज के अंदर पुरुषों को महत्व देती हैं, जिसके कारण भी समाज के अंदर स्त्री पुरुष अर्थात लैंगिक विभेद या स्त्रियों के साथ असमानता का व्यवहार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी हमारे समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, छेड़छाड़ की घटनाएं आदि जो समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। अर्थात इसके अंतर्गत स्त्रियों को कोमल स्वभाव का समझ लिया गया है और उस पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जबकि पुरुष शासन शक्ति अपनी सत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से खुद का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है और इस ऐसी परिस्थिति में वो फिर महिलाओं को दबा कर रखना चाहता है और उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहता है। यही कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे समाज के अंदर आज भी महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी स्थिति नीमन हो जाती है और वे अपने प्रतिभा और योग्यता का जो प्रयोग है वो समाज के अंदर कर नहीं पाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वैधानिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होना। इसी प्रकार वैधानिक संस्थाओं में भी स्त्रियों को आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं मिली हुई है, केवल पंचायती राज में ही स्त्रियों को आरक्षण दिया गया है। इसके कारण समाज में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव होता है, क्योंकि राजनीति में भी अधिकतर पुरुष वर्ग का ही वर्चस्व स्थापित है, स्त्रियों को बहुत कम स्थान मिल पाते हैं, जिसके कारण समाज में लैंगिक विभेद असमानता को बढ़ावा मिलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और पुत्र पुत्री को एक समान महत्व दिया जाए, स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त प्रदान हों
और ये आवश्यक भी है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही परिवार का विकास होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से होती है और समाज भी आगे बढ़ता है। अर्थात जिस समाज में स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाएगा वो समाज और परिवार कभी नहीं पिछड़ेगा। तो इस प्रकार लैंगिक भेदभाव, असमानता समाज में दूर होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर समृद्धि और खुशहाली उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार लैंगिक असमानता के क्षेत्र और कारक आज में ही कंप्लीट होते हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ते जरूर रहें। इसके साथ ही धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।